चाचा के सवाल पर दोनों 2 मिनट तो ये सोचते रहे कि जवाब क्या दे। चाचा आगे पूछते हैं, सारे जहां में हल्ला मचाकर तुम लोग अभी यहीं की गलियों की खाक छानते फिर रहे हो? वही तो, आपसे आशीर्वाद लेने आए थे। बात संभालने जल्दी से कार्तिक कहा कहता हुआ अपना सर उनकी ओर झुका लेता है। अच्छा अच्छा, वो तो सदा साथ रहेगा और साथ में गुरु मंत्र भी देंगे। दोनों समझ गए कि फिर चाचा अपना राग अल्लापना शुरू कर देंगे। हम बेटा भले ही दुनिया ना घूमे हो, पर इस घूमती दुनिया को अपनी उंगली पर जरूर नचाए हैं। तो हमसे गुरु मंत्र ले लिया तो समझो कभी कहीं फेल नहीं होगे, समझे ना जी? दोनों जबरन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं। अपनी बात को 2 पल का पॉज देते वे अपनी दुकान के एक लड़के को आवाज लगाकर कहते हैं, अरे अपने बच्चे आए हैं, जरा समोसा चाय लाओ, और आज तो खास इमरती बन रही है, वो भी लाओ। हाँ तो मैं कह रहा था, कनाडा हो या कुवैत, तैयारी अपनी पुख्ता करके जाना बेटा। अपने घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता। पैसा 2-3 पॉकेट में रखना। मान लो एक कट गई तो दूसरे में रहेगा पैसा, दूसरी गिर गई तो तीसरे में रहेगा, समझे ना? और सुनो, वे आगे और कहते, उससे पहले देव कार्तिक को घूरता हुआ देखता है, जिसे समझता कार्तिक झट से बीच में बोल उठता है, एकदम सही बात बताया आपने चाचा जी, तभी तो आपसे मिले बिना थोड़े हम जाते कहीं। तो जा कब रहे हो ये भी बता दो। तभी दुकान का लड़का चाय समोसा और इमरती उनके पास रखते हुए दांत निपोड़ता हुआ चला गया। कार्तिक का ध्यान अब समोसे पर जा टिका तो तब से चुप देव आगे कहता है, वो बस 1-2 दिन में टिकट मिलते पता चल जाएगा, और वो कार्तिक आपसे कुछ पूछना चाहता था। देव जैसे ही कार्तिक का नाम लेता है उसका सारा ध्यान समोसे से उठता चाचा की घूरती आंखों की ओर चला जाता है। हाँ तो पूछो, वो अभी भी मसाला दावे दावे ओठ तिरछा किए हुए कह रहे थे। कार्तिक हड़बड़ा गया, पर जल्दी से खुद को संभालते हुए देव के मोबाइल की स्क्रीन उनकी नज़रों के सामने करता हुआ कहता है, ये देखिए पासपोर्ट तैयार है, अब बस टिकट बननी है। चाचा स्क्रीन को कसकर घूरते हुए मुंह बनाते हुए कहते हैं, ये क्या है, कागज में पासपोर्ट? तुम दोनों मुझे उल्लू बनाने निकले हो? चाचा की बात सुन दोनों के चेहरे की हवाई उड़ गई और चाचा उन पर बरसते रहे। भतीजे चाचा को उल्लू बनाने निकले हैं, इसे पासपोर्ट कहते हैं? अब तो मुझे शक हो रहा है तुम लोग कोई कनाडा वनाडा नहीं जा रहे। तुम गधों को तो कोयम्बटूर का टिकट भी नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। मसखड़ी को चाचा ही मिला था। ये सुनते दोनों झट से खड़े होते, एक दूसरे को इशारा करते झट से बाहर की ओर भागते हैं। भागते भागते कार्तिक समोसों को झटपट कर अपनी मुट्ठी में करता है तो देव आगे बढ़कर बाइक स्टार्ट करता है। पीछे चाचा गुर्राते उन पर भमकते रहते हैं, पर दोनों हवा की तरह वहां से गुम हो जाते हैं। बाइक रोककर देव कार्तिक पर बिगड़ रहा था। गए थे तो ऐसे भागने की क्या जरूरत थी? अबे भागते नहीं तो तुम सब अपने चाचा जान के आगे सब बक देते, और वो चाचा नहीं अखबार है, फिर तुरंत ही मेरे बाप के पास खबर पहुंच जाती कि मैंने 80,000 डुबो दिए। ये सुन मेरा बाप जूते घिसने तक मारता, मुझको सही से पूछने तो देता। बोल तो दिया चाचा जान के नकली है ये। अब चल उस एजेंसी वाले को पकड़ते हैं। कार्तिक अभी भी हाथ में समोसे पकड़े था, जिसमें से एक देव की ओर बढ़ाकर बाकी बड़ी बाइट लेकर काट कर खा रहा था। देव उसका हाथ हटाकर समोसे के लिए मना करते हुए कहता रहा, अबे तुझे समोसे की पड़ी है यहाँ? ये सोचकर दिमाग खराब हुआ जा रहा है कि अगर ये नकली है तो अब आगे क्या करे। देव इतना हड़बड़ाया हुआ था, कार्तिक उतने शांत भाव से कह रहा था, तू चिंता क्यों करता है, अपन भाई लोग चलते हैं साथ में और उस एजेंसी वाले का तब्बू उखाड़ते हैं। तब्बू तब उखाड़ेंगे जब पता होगा कि
गड़ा कहाँ है तब्बू? देव की बात सुन कार्तिक वही थमा रह गया। वह किसी तरह से हलक में अटका समोसा गहरी गटकन से निगलता उससे पूछता है, ये क्या कह रहा है? देव एकदम से उस पर झल्ला उठा। मैं तो फंसा ही, तूने अपना पैसा क्यों बीच में फंसा दिया? कार्तिक तुरंत उचकता दोनों हाथ से उसका कंधा पकड़ता हुआ चिल्ला उठा, अबे बोल सही से, कहाँ फंसा दिया पैसा? अबे मजाक मत कर, अगर ये पैसा कहीं इधर उधर हो गया तो मेरा बाप सरेआम मेरा गला काट कर चौराहे में घंटे की तरह टांग देगा। कार्तिक के होश उड़े हुए थे। समोसा तो कब का उसके हाथ से छिटक चुका था। सब गड़बड़ हो गया। क्या करने चला था और क्या हो गया? देव सड़क किनारे पत्थर पर सर पकड़े बैठ गया। उसकी ऐसी हालत देख कार्तिक झट से उसके पास आता, उसकी ओर झुकता हुआ मिमियाता है, सच बता, हुआ क्या है? देव देख, पैसा जाने से ज़्यादा मुझे अपने बाप के हाथों अपनी जान जाने का ज़्यादा दर्द है। बोलना सही से, हुआ क्या? ये साला कौन है चमनलाल? कार्तिक उसकी ओर देखता रहा पर देव में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मानो खुद में उस वक्त का सामना करने का हौसला बना रहा हो। कुछ पल की शांति के बाद देव धीरे से कहना शुरू करता है, वो आदमी मुझे एजेंसी के बाहर मिला था। मैंने पता नहीं क्यों उस पर भरोसा कर लिया और उसने पहले 3,000 फिर 80,000 और तेरे भी 80,000 दे दिए। उनके नाम और उसके फ़ोन के अलावा उनका कोई पता नहीं है मेरे पास। क्या? कार्तिक बस गश्त खा कर गिरा नहीं, लड़खड़ाते हुए किसी तरह से देव के पास बैठता हुआ उसकी तरह वह भी अपना सर थामे वहीं बैठता हुआ बोला, अब ये सोच, अपने अपने बापुओं को हम बताएंगे क्या? मेरा तो खैर जनाजा निकलना तय है। सोचता हूँ मरने से पहले जो खाने का मन है वो सब खा लेता हूँ। पता नहीं मेरा बाप मेरी 13वीं में मूंगफली भी न बांटेगा। किसी को बकवास बंद कर और कुछ सोच। कोई साला हमारे शहर में हमें को उल्ली बनाकर आसानी से निकल जाए। कार्तिक अपने लटके हुए चेहरे से देखता है कि देव के चेहरे के भाव अब बदल चुके थे। वह हैरान उसका चेहरा देखता रहा। हाँ वे, अब कुछ तो ही तिगरम लगा। मैं उस चमनलाल को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहते हुए देव ने कसकर मुठिया भी भींच ली, जिसमें कुछ घास की पत्तियां बेरहमी से कुचल गई। मुझे मिला न तो उस चमनलाल का ऐसा चमन उजाड़ूंगा कि उसकी 100 पुश्ते टकली पैदा होगी। अब दोनों गुस्से से एक ही दिशा में देखते हैं, मानो उनके सामने चमनलाल आकर खड़ा हो गया हो। नीमा बेबी को लिए तैयार हो चुकी थी, पर दीपा अभी भी तैयार हो रही थी, जिस पर प्रथम हंसते हुए कह रहा था, मैडम पार्टी में नहीं, हम बस स्टोर तक ही जा रहे हैं। या आई नो डार्लिंग, पर जगह कोई भी हो साइन हमेशा करना चाहिए। प्रथम की बात का जवाब देती देती भी वह अपने ओठ रंग रही थी। फिर जल्दी से करती पर्स लिए हुए रूम से बाहर आती है, जहां प्रथम और उसके कुछ दूर बेबी के साथ नीमा खड़ी थी। फिर आते ही प्रथम की बांह खींचकर थमती हुई उससे सटने लगती है, पर नीमा की उपस्थिति से प्रथम थोड़ा हिचकिचाते हुए उसकी बांह से अलग होते जल्दी से घर से बाहर गैराज की ओर चलता हुआ कहता है, आज अच्छे से याद करके जो लेना हो ले लेना। फिर मैं जब मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी रहूँगा तो तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी न हो। ओह, मैं बहुत बुरा लग रहा है, कैसे रहूँगी 10 दिन तक। दीपा कार में बैठती हुई सीट बेल्ट लगाने लगती है। नीमा भी पीछे बैठती बेबी को बेबी सीट में बैठाने लगती है। अकेली कहाँ हो नीमा, जो है आखिर इसलिए तो लाई थी ना कि अपनी कंपनी मिले तुम्हें। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए प्रथम मुस्कुराकर दीपा की ओर देखता है, जो खिसखिसाई हुई हंस रही थी। और फिर ये 10 दिन दोनों सिस्टर्स सिटी घूमना, मस्ती करना और ऐसे 10 दिन
कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्यों नीमा? अब की प्रथम नीमा की ओर मुस्कुरा कर देखता है। जो हल्के से ओठ फैलाती उसकी ओर एक नज़र देख लेती है। नीमा, तुम भी आज जो अपना सामान लेना हो ले लेना। आज हम इंडियन स्टोर जा रहे हैं। वहाँ हम जैसे इंडियन के हिसाब का सारा सामान होता है तो हम इंडियन स्टोर ही जाते हैं। एक कुकर भी लेना होता है। तुम्हें बहुत अजीब लगेगा पर क्या करें, हमारे लिए तो बस वही हमारा इंडियन है। कहते हुए प्रथम का कार चलाते चलाते मुस्कुरा रहा था। नीमा अब बाहर देखने लगी। सब कितना अलग और अनोखा था। उसने बर्फ देखी थी अपने गांव की पहाड़ी पर जाकर, पर बर्फ के बीच लोग कितनी सहजता से रहते हैं ये उसके लिए कितना अनोखा अनुभव था। जहाँ भी नजर जाती बर्फ की चादर फैली थी। अभी बर्फ इतनी मोटी नहीं थी तो कार आसानी से उन्हें काटती हुई निकल जा रही थी। कार के अंदर गर्माहट थी पर बाहर की ठंड के हिसाब से मोटा कोट और जैकेट उन सब ने पहन रखा था। सारी सुख सुविधा थी फिर भी अभी तक वह यहाँ अपना मन नहीं लगा पाई थी। बार बार उसे लगता जैसे अपने पीछे कुछ छोड़ आई है। वह पर क्या? कुछ देर तक दोनों एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं मानो गुजरे वक्त का मातम मन रहे थे। फिर अचानक कार्तिक अपनी जगह से उछल कर देव के सामने खड़ा होता हुआ कहता है, तूने क्या बताया था? वो एजेंसी के बाहर मिला था तो जहाँ उसने तुझे शिकार बनाया वही दूसरों को भी बताना होगा। बस हमें वही रात दिन पहरा देना होगा। साला अपनी जगह कभी न कभी वापस जरूर आएगा। अपने ही हाथ में ताली मारते हुए कार्तिक कहता है तो देव भी उसकी ओर गौर से देखने लगता है। इंडियन स्टोर उस प्रदेश में देश की आत्मा की तरह था। जहाँ आते लगता कि कुछ पल के लिए अपने देश में आ गए। दरवाजे के अंदर आते भारत देश का सिंबल लगा था। जैसे जैसे अंदर आते हैं उन्हें बस भारतीय चेहरे दिखने लगते हैं। प्रथम अब बेबी को गोद में लिए किसी अन्य रैक के पास था तो नीमा और दीपा साथ में दाल चावल और मसालों के रैक की ओर बढ़ गई थी। दीपा नीमा को बताती जा रही थी और वह सामान ट्रॉली में रखती जा रही थी। तभी दीपा को पुकारती उसकी पहचान की कुछ उसकी हम उम्र मिल जाती है। जो आते पहले दीपा से गले लगती, नीमा को प्रश्नात्मक नज़रों से देखने लगती है। नीमा उनकी ओर मुस्कुराकर नमस्ते करती है तो वे एक साथ रंगे ओठों से खिलखिला पड़ती है। फिर उसी पल दीपा फ्रेंच में उसने बात करने लगती है। नीमा समझ नहीं पाती पर उन्हें एहसास हो रहा था कि दीपा ने उसी का परिचय कराया है। वह अब उनकी ओर से आंख हटाकर दूसरा सामान रखने लगती है। बीच बीच में बातों में मशगूल दीपा को सामान दिखाती भी है पर वो हाथ के इशारे से हाँ बोल अपनी बातों में लगी रहती है। घर वालों से किसी तरह से आंख बचाते बचाते देव और कार्तिक लगातार 2 दिन तक बारी बारी से उस एजेंसी के बाहर छुपकर पहरा देते हैं। देव कार्तिक को उस चमन लाल का हुलिया बता चुका था और कार्तिक अपनी सतर्क नज़रों से बस उसे ही तलाश रहा था। अबे देव जल्दी से आ, मुझे वही लगता है अपना शिकार। तू बस फटाफट आ जा, फिर मिलकर साले को फाड़ेंगे। कार्तिक एक आदमी पर नज़र जमाए जमाए देव को फ़ोन करके धीमी आवाज़ में कह रहा था और वाकई देव भी जैसे इसी पल के इंतजार में था। वह तुरंत ही वही चला आता है। दोनों शीशम के पेड़ से छिपे छुपे उस आदमी को घूरते हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। लगता है साले ने दाढ़ी बढ़ा ली है। पर क्या खूब पहचाना तूने भाई। और क्या जो साला मुझे फ्री में बाप के जूते खिलाने वाला था उसे तो मैं सूंघ कर भी पहचान लेता। तो चलते हैं, ऐसा कर पहले मैं जाता हूँ फिर तू तैयार रहना। देखना साला भागने न पाए। तू बस पहुँच दे फिर अपना कमाल देखना। साले की खोपड़ी पर तांडव न मचा दिया तो कभी न कहना अपना भाई कार्तिक। फिर चल, कहता हुआ देव दबे पैर उनकी ओर बढ़ता है। शाम का वक्त था और वहाँ कुछ ज़्यादा ही संख्या में लोग मौजूद थे पर देव पूरी तरह से तैयार था। उसके निकासी वाले रास्ते के सामने खड़ा उसे पुकारता है तो आवाज़ सुन वह उसकी तरफ देखता है। देव इससे पहले उसकी तरफ बढ़ता हुआ
मामला समझते दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करने लगता है। कार्तिक इस वक्त के लिए पहले से ही तैयार था। वह भी उसी तेजी से उसकी ओर लपकता है। इस तरह वह समझ भी नहीं पाता और दोनों ओर से घिर जाता है। वो दोनों के बीच घिरा हाथ जोड़े कभी देव की ओर देखता है और कभी कार्तिक की ओर, जो अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहे थे। वह धीरे धीरे कदम पीछे करता करता फिर उल्टे रास्ते भागने की कोशिश करता है। तब दोनों दम लगाकर उसकी ओर उछलते हुए उसे पकड़ते कसकर घूरने लगते हैं। अगले ही पल आसपास की भीड़ का ध्यान भी उनकी ओर जाता है और वे सब बीच बचाव करने उनके बीच कूद पड़ते हैं। मामला बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। देव और कार्तिक उस मरगिल्ले आदमी को कसकर कुटने में लगे थे, पर अगर लोग बीच बचाव न करते तो आज सर्तिया उसकी हड्डियों का चूरमा बनाते था। ये सब क्या गुंडागिरी हो रही है? क्यों मार रहे हो बेचारे एक आदमी को तुम दोनों? अरे छोड़ो भी, मार डालेंगी क्या? ये साला दलाल है, वीजा पासपोर्ट के नाम पर 2.25 लाख हमसे ठगे हैं। इसने तो ऐसे ही आसानी से जाने दे। नहीं भैया, मैं तो इनको जानता भी नहीं, कोई दूसरा होगा। काहे मारे जा रहे हो? झूठा साला तो हमें देखकर भागा क्यों? सही से पता भी है या नहीं? किसी पर भी अपनी दादागिरी दिखाने लगोगे? ये साला हमारे पैसा डकार कर झूठ बोल रहा था। अब तो इसकी गर्दन की मरोड़ डालूंगा मैं। अरे अरे पकड़ो इसको, कोई पुलिस को बुलाओ। तभी इसी अपराधी में कोई सिपाही वहां दौड़ते हुए आता है और अगले ही पल देव कार्तिक और उस आदमी को पकड़कर चौकी ले जाता है। दोनों बुझी हुई हालत में चौकी इंचार्ज के सामने खड़े थे। वह उन दोनों को अपनी निगाहों से ऊपर से नीचे देखने के बाद पूछता है, मामला क्या है? क्यों सड़क पर दादागिरी दिखा रहा था? सर ये गलत आदमी है। हाँ सर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तीनों एक साथ बोलने लगते हैं, जिससे इंचार्ज उन्हें टोकते हुए एक एक को बोलने को कहता है। पहले उस मार खाए आदमी की ओर इशारा करता है, साहब आप बहुत दयालु हैं, कम से कम मुझ गरीब की सुनी तो। ये पता नहीं कहाँ से आ धमका और मुझे मारने लगा। क्या क्या बकवास कर रहा है? तुरंत उसकी बात काटता देव बोला तो इंचार्ज टेबल पर एक हाथ मारते चिल्ला पड़ा, तुझे बोला ना चुप रहने को? जिसको बोला वो बोलेगा, नहीं तो फिर मेरा डंडा ही बोलेगा। इंचार्ज की बात सुन देव चुप हो जाता है, पर गुस्से से उसकी आंखें जल रही थी। साहब देख रहे हो ना, अब आपके सामने ये इतनी दादागिरी कर रहा है, फिर आप ही बताओ बीच बाजार कितना मारा होगा? हाँ, तब अभी तक शरीर का पोर दुख रहा है। ये बता, तेरी शक्ल में लिखा था कि आ मुझे मार, जो तुझे देखते ही ये मारने लगे। इंचार्ज अपनी कुर्सी से पीठ सटाते हुए उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, वो साहब मुझे क्या पता साहब। वह चुप होकर नीचे देखने लगा। हाँ लड़के, अब तू बता, क्यों हाथ आजमा रहा था इस पर? अपने बोलने की बारी आने पर देव तुरंत सारा मंजरा बताने लगा, जिसे सुनते इंचार्ज इत्मीनान से पूछता है, अपनी बात का तेरे पास कोई सबूत? हाँ, ये मेरे मोबाइल में इसने पासपोर्ट की फ़ोटो भेजी, ये देखिए। जल्दी से अपने मोबाइल का खुला स्क्रीन उसकी नज़रों के सामने करता हुआ कहता है। तो इससे ये कहा साबित होता है कि ये इसी आदमी ने भेजा है। ये सुन देव और कार्तिक का मुंह अवाक में खुला का खुला रह गया और वो आदमी सर नीचे किए छुपी नज़रों से उनकी ओर देखने लगा। कुर्सी की पुष्ट से पीठ हटाते हुए इंचार्ज उन्हें एक साथ घूरते हुए बोला, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे की तरह बात करो। जब अपनी बात का पुख्ता सबूत और गवाह मिल जाए तब अपना रिपोर्ट भी लिखूंगा और इसको अंदर भी करूंगा, समझे? सर मैं गवाह हूँ इस बात का। इंचार्ज की बात सुन कार्तिक तुरंत बोल उठा, गवाह मतलब फायदे का गवाह, मतलब कोई यार दोस्त नहीं, समझे?
अब जाओ यहाँ से। ये सुन वो आदमी तुरंत हाथ जोड़ते बाहर की ओर लपकता है। ये देख दोनों आड़े करते उसे देखते रह जाते हैं। और फालतू की गुंडागर्दी करते मत दिखना मुझे, समझे? अब निकलो यहाँ से। इतना सुन बेचारगी से देव और कार्तिक लटके थोबड़े के साथ बाहर आ गए। बाहर आते देखते हैं कि वो आदमी किसी ऑटो वाले को आवाज़ देकर उनकी ओर दबी हंसी से देखता है। ये देख देव का जबड़ा एक बार फिर तन जाता है, पर कार्तिक उसका बाजू उसे पकड़े रोक लेता है, जिससे वह आदमी लपक कर ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो के जाते फिर से दोनों को बेचारगी से देखते सड़क किनारे यूं चलने लगते हैं मानो कंधे पर लाश ढोए हो। दोनों अब सड़क किनारे किनारे पैदल ही चल रहे थे। तभी कोई बूंद कार्तिक के माथे पर गिरी तो चलते चलते वह सर उठाकर आसमान की ओर देखता है। सर्दी के मौसम होने से भरी दोपहर में भी धूप का नामो निशान नहीं था। उस ऊपर से मटमैले बादल पूरे आसमान पर छाए थे। शायद असामयिक बारिश के आसार थे। बाइक कहाँ है? बहुत देर सड़क किनारे चलते चलते बीच की खामोशी तोड़ते हुए कार्तिक देव से पूछता है। वही एजेंसी के पास खड़ी की थी। ऐसा कर भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा, तू मेरे घर में जाकर बोल देना मैं खो गया कहीं। कार्तिक की मिमियाती आवाज़ सुन देव तुरंत उसकी तरफ देखता हुआ भड़कता है। तू बच्चा है जो राह चलते खो गया? तू बस शांत रह, सोचता हूँ कुछ मैं। अब क्या सोचेगा मेरे बाप को? आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। फिर जो मेरे साथ होगा ना, वो तू सोच नहीं पाएगा। अबे कुछ नहीं होगा देव। अब रुक कर अपने पीछे रुके कार्तिक को देखता हुआ कहता है। तू जानता नहीं है, मेरे बाप को मारेगा ज़्यादा, गिनेगा कम। मेरा भी तो पैसा गया है। देव उस पर झल्ला उठा। हाँ तो तेरा बापू है बर्गर जैसा सॉफ्ट, और मेरा बाप मोबाइल जैसा, अंदर से भी सख्त और बाहर से भी सख्त। मैं नहीं जा रहा घर। मैं ऐसा करता हूँ, पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। नहीं ज़्यादा जोर की लगेगी जहर, लेकिन सवाल को कटडूबा हुआ तो पागल है क्या? बकवास बंद कर और चल मेरे साथ, सोचता हूँ कुछ। कार्तिक को रुका हुआ देख देव उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता है। वे पैदल ही सड़क किनारे चले जा रहे थे कि एक दृश्य पर उनकी आंखें अटक कर बस बाहर ही आ गई। कोई ऑटो का एक्सीडेंट हुआ था, शायद ओवरटेकिंग करते पोल से टकरा गया था। ये देख दोनों उस ओर लपकते हैं। ये रास्ता आमजन नहीं था, इसलिए काफ़ी देर से कोई वहाँ से गुजरता, पर कोई उस एक्सीडेंट को देख रुका नहीं था। बस कुछ दूर का गुमटी वाला कुछ दूर से उन्हें घूर रहा था। अब किस नए चक्कर में फंस गए दोनों? क्या होगा उनके आगे का सफ़र? दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे और 2 पल तक समझ ही नहीं पाए कि आगे क्या करना है। ये क्या है? अरे ये तो साला वही है। अच्छा हुआ मर साले। किसी ने सही कहा, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अबे कार्तिक बकबक छोड़, ये दोनों बुरी तरह घायल है, इन्हें नहीं बचाया तो ये मर जाएगा। तो मरे मेरी बला से। अब इसे बचाकर क्या करेंगे हम? कार्तिक की झल्लाहट पर देव उस पर बिगड़ता हुआ बोला। अभी तू बस एम्बुलेंस को फ़ोन लगा। देव बिना रुके दोनों के पास जाकर उनकी सांसें चेक करते बुदबुदाता है, जिंदा है दोनों अभी। तब तक कार्तिक न चाहते हुए भी एम्बुलेंस का नंबर डायल कर एम्बुलेंस बुला लेता है और अगले ही पल दोनों को एम्बुलेंस में डाल दोनों अपने रास्ते चल देते हैं। कार्तिक अब देव पर और खफा हो रहा था। ज़्यादा अच्छे आदमी के साथ ना हमेशा ज़्यादा बुरा होता है। ये सुन देव अचकाते हुए उसे टोकता है। ये किस बात में लिखा है? किस किताब में लिखा है? अरे दिमाग की किताब में लिखा है। तू देख नहीं रहा जो हो रहा है? कार्तिक बुरी तरह उखड़ा हुआ था। उसे संभालते हुए देव कहता है,
बकवास दिमाग की बकवास किताब है। अब बकवास बंद कर और घर चल। नहीं जा रहा मैं घर। मेरा बाप मेरे को मार कर मेरी तरह में मूंगफली भी नहीं बांटेगा। मेरी आत्मा को देखना, किसी जहां में चैन नहीं मिलेगा। अब तू बापू राग अलापना बंद करेगा। अभी तू मेरे घर चल। कहता हुआ देव आगे आगे चलता रहा तो कार्तिक बकबक करता उसके पीछे पीछे। अगर तेरे घर की छत से कूदकर जान दे दूं तो अब मेरा घर एक मंजिल का है, और अगर फांसी लगाकर मर जाऊं तो कैसा रहेगा? ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? मुझे नहीं पता, मेरा मरने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, बर्गर में जहर डालकर खा लूँ तो? देव आगे आगे चलता रहा और पीछे पीछे चलते कार्तिक की आवाज़ धीमी होती गई। टोरंटो में आज जबरदस्त बर्फ गिरी थी। एक मोटी परत हर जगह जमी थी। प्रथम के जाते दीपा बेबी को नीमा के हवाले कर चैन से सो रही थी। अपनी नींद पूरी कर दीपा बेबी के कमरे में आती है, जहां नीमा उसे गोद में लिए कुछ खिला रही थी। ओह बेबी लाओ मुझे। दीपा उसके हाथ से बेबी को लेती प्यार से चूमने लगती है। नीमा अब बेबी से अलग होकर जाने लगती है। तभी दीपा नाक सिकोड़ते हुए कहती है, ये कैसी स्मेल है? नीमा, तुमने बेबी को मस्टर्ड ऑयल लगाया? हाँ दी, बेबी को ठंड न लगे इसलिए। नीमा धीरे से उसके पास आती हुई कहती है, पागल हो क्या? तुमने किसने कहा ये करने को? दीपा बुरी तरह उस पर बरस रही थी। आखिर दिखा ही दिया तुमने कि तुम वही टिपिकल इंडियन गवार हो। मेरी ही गलती थी जो बेबी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा। तुम्हारे पापा भी पागल थे, वैसे तुम भी पागल हो, दिमाग ही नहीं है। दीपा पर अपना अतीत फिर सामने आने से नीमा बुरी तरह घबरा गई थी। उस पर अपने पिता का दर्द मनोवैज्ञानिक असर करता था। वह घबरा कर हकलाने लगती, उसका आत्मबल टूटने लगता, और ये बात दीपा अच्छे से जानती थी। इसलिए मौके वह नीमा का मन तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कार्तिक बहुत देर तक देव के घर बना रहा, पर आखिर उनकी माँ का फोन आते उसे घर जाना ही पड़ा। बड़े भारी मन के साथ वह देव के कमरे से ऐसे निकला मानो जनाजे में जा रहा हो। उसी वक्त टीवी देख रही अवनी दोनों को देखती रही हुई बोली, भैया देखो टोरंटो में बर्फ गिरी है। वाओ, कितना सुंदर देश है ना? अवनी की आवाज़ सुन दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते वही जम गए, लेकिन उनकी स्थिति से बेखबर अवनी चहकती रही। भैया जब टोरंटो जाना न तो वहाँ से कुछ बढ़िया सा अलग सा लेकर जरूर आना। अब कार्तिक के रहा न गया और बिगड़े मुंह से वह अवनी से बोलने लगा, हाँ तो बहन बता दो क्या लाए वहाँ से अलग सा अनोखा? वह अंदर ही अंदर दांत पीस रहा था। कुछ भी अवनी अभी भी उनकी तरफ नहीं देख रही थी। बकरी लाए जो तुमसे ज्यादा मैं करेगी। ये सुन अवनी गुस्से में उनकी तरफ देखती है। देव समझ रहा था इससे पहले कि मामला बिगड़े और कार्तिक कुछ मुंह से निकाले, वह उसे जल्दी से धकेलता हुआ बाहर ले जाने लगा। हाँ बढ़िया सा लाएंगे। कार्तिक की हालत ऐसी बिगड़ी थी कि देव को वाकई उसे धकेलते हुए बाहर तक लाना पड़ा और किसी तरह से मनाकर उसे घर भेजना पड़ा। यह दिन भी देखना पड़ेगा, अपने घर में चोर की तरह छुपते हुए जाऊंगा। कार्तिक की जाते देव गाढ़ा उच्छ्वास छोड़ता कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर पलटकर अंदर आ ही रहा था कि उसकी पॉकेट में रखा मोबाइल घनघना उठा। फिर कोई अनजान नंबर था, पर उसे उठाकर देव हेलो कहता ही है कि दूसरी ओर से आवाज़ आती है, तुम्हारा दोस्त खतरे में है, जल्दी से कुमायूं सरकारी अस्पताल आ जाओ। और इतना कह फोन कट गया। पर यह सुनते देव के होश ही उड़ गए। उस पल वैसे भी कार्तिक को लेकर उसे चिंता थी और ये सुनते बस उसने आप देखा न था, बिना कुछ कहे बाइक उठाते उसी ठंडी में वह सड़क पर दौड़ जाता है और अगले ही कुछ पल में वह सरकारी अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहा होता है।
वह रिसेप्शन में घबराया हुआ कार्तिक का नाम पूछ रहा था, पर कोई माकूल जवाब नहीं मिलता तो बिना समय गंवाए वह अंदर के जनरल वार्ड की तरफ भागता है। हर तरह लोग आ जा रहे थे। अस्पताल रात में भी व्यस्त था, पर देव बेचैनी में इधर उधर देख रहा था। पर जब कुछ समझ नहीं आया तो मोबाइल में फिर से कार्तिक को कॉल लगाता है। फ़ोन फिर नहीं उठाता तो वह उसे टेक्स्ट मैसेज कर हॉस्पिटल में अपना आना बता देता है। फ़ोन मैंने किया था। अनजान आवाज़ सुन देव तुरंत आवाज़ की ओर पलटता है और उस शख्स को गौर से देखने लगता है, जिसके सर हाथ में काफ़ी पट्टी बंधी थी, जिससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। कभी कभी सही काम भी गलत तरीके से करना पड़ता है। अब की देव शक्ल पर ध्यान न देकर आवाज़ पर ध्यान देता हुआ कहता है, तुम? हाँ मैं, अब तो छोड़ दो मुझको। वक्त और हालात की बहुत मार पड़ चुकी है मुझ पर। देव उसे पहचान चुका था। वह चमन लाल था, जो अपने एक्सीडेंट के बाद काफ़ी चोटिल दिख रहा था, पर उसे देखते देव की आंखों में फिर खून उतर आया। तुम झूठ के सिवाय कभी सच भी बोलते हो? देव चीखता हुआ बोला तो हॉस्पिटल का शोर दो पल को शांत होकर उसकी ओर देखने लगा। ये देख चमन अपने आसपास देखते हुए देव के आगे हाथ जोड़ता उसे वार्ड से बाहर चलने का इशारा करता है। न चाहते हुए भी देव उसकी बात मानता और अब हॉस्पिटल के सुनसान कोने में उसके सामने खड़ा बिगड़ रहा था। अब क्या कहना है? अभी तक तो पहचानते भी नहीं थे, तो अब भैया माफ़ भी करो, अपना गुस्सा साफ करो। वह लय में बोलता उसके आगे हाथ जोड़ लेता है। फिर देव भी हिकारत भरी नज़रों के आगे नज़र झुकाए बोलता है, इंसान की मजबूरी उससे जो न कराए। कहूँगा तो यकीन नहीं करोगे, इसलिए तो झूठा फ़ोन करके अस्पताल बुलाया। यही है मेरी पत्नी, देख लेना उनकी हालत। उनके हर महीने में 2 खून की डायलिसिस कराना पड़ता है। किसी तरह से हर महीना कतरा कतरा करके पैसा जोड़कर उनका खून साफ करवाता हूँ। भगवान भी गरीबों के जिस्म में वैसे ही खून कतरा भर देता है और उस पर हर बार वो भी खराब हो जाता है। तो क्या अपनी मजबूरी में तुम दूसरों को लूटोगे? मैं भी कोई धन्ना सेठ नहीं, ये मेरे पिता की गाड़ी कमाई थी, जिसे तुमने ठग लिया। और मैं कोई कनाडा ऐश करने नहीं जा रहा। किसी की मदद जोश में कहता देव रुक जाता है। खैर छोड़ो, किसी के आगे मजबूरी का रोना मुझे पसंद नहीं। कुछ बात है तो बताओ मुझे, वह देव का बिगाड़ा चेहरा देखता हुआ कहता है। जहाँ कुछ देर पहले अपना गुस्सा था, पर वह अल्लाहट थी खुद पर। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, बस मेरा पैसा वापस करो। वो ऐसा है कि 50,000 तो खर्च हो गया रहा, बाकी वो मैं ले आया हूँ, कहता हुआ झट से अपने स्वेटर के अंदर हाथ डालकर कोई बंधी पत्नी उसके आगे करता हुआ कहता है, वो 50 भी मैं धीरे धीरे वापस कर दूंगा, पर अभी बस यही है। नोटों वाले पन्नी उसके आगे करता हुआ वह चाहकर भी अपनी नज़र उठाकर उनकी ओर नहीं देख पाता। देव झटके से उसके हाथ से पन्नी ले लेता है। देव आवाज़ की दिशा की ओर देखता है। कार्तिक हड़बड़ाता हुआ उसकी ओर चला आ रहा था। आते ही वह बताता है कि अपने बाप से बचने के लिए ही उसने फ़ोन साइलेंट पर कर रखा था, पर बाद में उसका मैसेज देखते हुए हॉस्पिटल चला आया। फिर देव से नज़र हटाकर चमन लाल को घूर कर देखने लगता है। फिर उसे पहचानते उस पर टूटने ही वाला था, पर देव कार्तिक को रोक लेता है और बचे नोट उसके हाथों के बीच रखता हुआ अपने साथ चलने का इशारा करता है। चमन लाल कुछ नहीं कहता, बस उन्हें जाता हुआ देखने लगता है। दीपा तो अपनी बात बोलकर निकल गई, पर टूटे मन के साथ बहुत देर नीमा कोने में बैठी सुबकती रही। उस पल उसे लगा एक कमरे में बंद दर्द से भी ये ज़्यादा भयावह था, जहाँ उसकी उम्मीद का कोई कतरा उसके हाथ में नहीं था।
मन बिलखना चाहता था पर बस सिसक कर रह गया। आखिर यहाँ कौन उसकी सिसकी सुनने वाला था। उसी पल उसका अपने देश लौट जाने का बहुत मन हुआ, पर बंद पिंजरे में फंसे पंछी का उसका मन उन अदृश्य सलाखों के बीच फड़फड़ा कर रह गया। उस पल बस उसकी डायरी और कलम थी जिस पर दर्द उकेर कर कुछ पल खुद को कुछ खाली कर लेती है। वह अपने एकांत के कोरे पन्ने में अपना मन खाली करने लगती है। हवाओं संग कितने उड़े पन्ने, किस मोड़ पर अटके रहे पन्ने, संग संग घुलता रहा कुछ नीला रंग, किसमें कितना जहर घुला। कौन जाने वक्त की खाड़ी नदी बहा ले गई वो सारे मंजर, बाकी निशा पत्थरों पर खुदा रह गया। कार्तिक की तो जान में जान वापस आई, पर अभी देव के पैसे फंसे हुए थे। ये सोचता कार्तिक अपनी चाल धीमी कर लेता है, जिससे देव पीछे मुड़कर उसे साथ चलने को कहता है, पर कार्तिक उसे जाने को कहकर पीछे से खुद का आने का कहता है। इस वक्त दोनों अपनी अपनी बाइक से थे, तो दोनों देव अपनी बाइक स्टार्ट करता हुआ कार्तिक की ओर देखता है, जो अपनी बाइक और बैठा चाबी लगा रहा था। ये देख देव अपनी बाइक आगे बढ़ा लेता है। देव को जाते देख